नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन हब में स्वागत है। और मैं 2018-19 की एलएस से भर्ती में सिलेक्टेड हूं और आप सभी को पशुधन सहायक की निःशुल्क क्लासें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज अपन वेटरनरी मेडिसिन का फर्स्ट ईयर का बुक पढ़ेंगे। मैनेजमेंट पशुधन प्रबंधन एवं उत्पादन। तो दोस्तों लग जाइए आज से तैयारी करने के। वैकेंसी कभी भी आ सकती है। 400 पोस्ट स्वीकृत भी हो गई है, जैसे 200 पशुधन सहायक की और 200 जलदारी की। तो वैकेंसी कभी भी आए, अपने को तैयारी तो अपने हिसाब से रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपन सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी कर लेंगे और बाद में अपन अभी फील्ड करते रहे, बाद में तैयारी हो जाएगी एकदम से। तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आपको जो पता है कंपटीशन का ज़माना है, तो तैयारी अपने को कंटिन्यू रखनी ही है। और आज अपन फर्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं, पशुधन प्रबंधन एवं उत्पादन, पशुधन प्रबंधन एवं देखभाल। तो मैनेजमेंट से अपन आज शुरुआत करते हैं। तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो जल्दी से। तो आज से अपन आप लोगों का सहयोग रहा तो हम पूरे सब्जेक्ट का, पूरे एलएस से डिप्लोमा की पूरी बुक्स का आपको पीडीएफ और पढ़ाई भी रेगुलर करवाएंगे। पर आप लोगों का सभी का साथ बना हुआ रहना चाहिए। तो आज अपन शुरू करते हैं मैनेजमेंट से। तो फर्स्ट टॉपिक है पशुधन। पशुधन या लाइव स्टॉक। तो पशुधन लाइव स्टॉक के अंतर्गत वे सभी पशु आते हैं जो अपने को धन या आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। देखो दोस्तों, पशुओं का नाता मनुष्य के, जब से मनुष्य का उद्भव हुआ है तब से पशुओं का नाता मनुष्य के साथ हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पशु भी मनुष्य को भोजन प्राप्ति या शिकार या रक्षा सहायता में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हुए हैं। तो मनुष्य ने सबसे पहले डॉग्स को पालना शुरू किया, क्योंकि वो शिकार करने में सहायक थे, प्लस उनके सामान की रक्षा करने में भी सहायक सिद्ध हुए। फिर उन्होंने गाय भैंस है जो दूध प्रदान करते थे, भेड़ बकरी है, उनको पालना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मनुष्य का आर्थिक स्तर ऊपर हुआ तो उन्होंने आवागमन के साधन हैं उसके लिए घोड़े पालना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से सबसे अगर पहला अपन पालतू पशु माने तो वो डॉग्स को मान सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ने स्टार्ट वहीं से किया। और सबसे लास्ट में जो पालतूकरण जिस पशु का हुआ वो था हॉर्स या घोड़ा। तो पशुधन लाइव स्टॉक, इसके बारे में कौन कौन से पशु आते हैं? गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, मुर्गा है, गधा है, खच्चर है। ये सब जो हमें आर्थिक स्तर से लाभ प्रदान करते हैं वे सभी पशुधन में आते हैं। और पशु हमें किस प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं उसके हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया है, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर पर पशु हमें लाभ प्रदान करते हैं। सामाजिक स्तर पे हमारी सुरक्षा करके, कोई सामान को चोरी से बचा करके, आर्थिक स्थान पे मतलब दूध, दही, मांस है, अंडे हैं, उस हिसाब से। अगला टॉपिक है पशुओं का वैज्ञानिक नामकरण। पशुओं का वैज्ञानिक नामकरण। तो वैसे तो अपन सभी पशुओं को साधारण नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जिस नाम से जाना जाता है उसे वैज्ञानिक नामकरण पशुओं का करना जरूरी हो गया। तो इस
पशुओं का वैज्ञानिक नामकरण रखने के लिए एक वैज्ञानिक हुए थे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। तो वैज्ञानिक नामकरण कैरोलस लीनियस ने स्टार्ट किया, और इन्होंने जो पद्धति दी थी वह थी पशुओं की द्विनाम पद्धति, यानी कि द्विनाम, एक वंश का नाम और एक जाति का नाम। तो इन्होंने जो पद्धति दी उसके बारे में मैं थोड़ा को बहुत बता देता हूँ आपको। इन्होंने जो पद्धति दी थी वह थी द्विनाम पद्धति। इसमें एक जो वर्ड होता है वो होता है जीनस, यानी कि वंश, और दूसरा होता है वो होता है स्पीसीज। जाति। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी जिसमें एक वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम लिया जाता है, इसलिए द्विनाम पद्धति कहते हैं। अब द्विनाम पद्धति में नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो वंश का नाम लिखा जाता है वह लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो जाति का शुरुआत का पहला अक्षर है वह लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। यानी कि वंश का जो पहला नाम लिखा जाता है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जाति का जो पहला नाम लिखा जाता है वह स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये जो वैज्ञानिक नाम है उनको लिखने से पहले या तो अंडरलाइन किया हुआ होगा या ये तिरछे लिखे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया है, वो समझ में आ रहा होगा। आप सभी और दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और हम आगे और सब्जेक्ट के भी नोट्स और क्लासें उपलब्ध करवा सकें। तो मैं वैज्ञानिक नाम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं केटल का। केटल का वैज्ञानिक नाम भारतीय गाय, या फिर अपने जो यहाँ भारत में पाई जाती है उन गायों को भारतीय गाय या इंडिजीनियस केटल या जेम्बू केटल भी कहते हैं। इंडिजीनस केटल या जेम्बू केटल या भारतीय गोवंश। भारतीय गोवंश का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है दोस्तों बोस इंडिकस। तो पहला अक्षर अपन लिखेंगे वंश का, जो बी बड़ा लिखा जाएगा और बाकी के अक्षर के स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो बोस इंडिकस, तो आई स्मॉल लिखा जाएगा और इंडिकस। दोस्तों भारतीय गाय जेम्बू कैटल या भारतीय गाय होते हैं इंडिजीनियस गाय, उसका जो वैज्ञानिक नामकरण है वह बोस इंडिकस है। या तो इनको तिरछे लेटर में लिखा जाए हुआ मिलेगा वैज्ञानिक नामकरण, या अपन इनको अंडरलाइन करेंगे। अगला अपन पढ़ेंगे बफेलो का।
बफेलो। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बुबालस बुबालिस। बफेलो का दोस्तों वैज्ञानिक नामकरण होता है बुबालस बुबालिस। तो कंटिन्यू करिए दोस्तों, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, अपन ऐसे पढ़ते रहेंगे। कोई बात चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तीसरा आता है शिप। शिप का वैज्ञानिक नामकरण। तो इसका वैज्ञानिक नामकरण होता है ओविस एरियस। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरियस, वंश और फिर जाति। आगे कंटिन्यू करते हैं। गोट। गोट का वैज्ञानिक नामकरण होता है दोस्तों, गोट का वैज्ञानिक नामकरण होता है दोस्तों, बताओ। काप्रा हिरकस। तो हमें ध्यान रखना होता है कि गोट का वैज्ञानिक नामकरण होता है काप्रा हिरकस। फर्स्ट वंश का नाम कैपिटल लेटर में और सेकंड जो जाति का नाम लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और दोस्तों या तो ये तिरछे लिखे हुए होते हैं या फिर इनके नीचे अंडरलाइन की जाती है। आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। हॉर्स। हॉर्स का वैज्ञानिक नामकरण होता है दोस्तों इक्वस काबालस। क्या होता है? इक्वस काबालस। हॉर्स का वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है दोस्तों? इक्वस काबालस। और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन 6 नंबर। डंकी। डंकी का वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है दोस्तों? इक्वस एसिनस। इक्वस एसिनस। हॉर्स का इक्वस काबालस और डंकी का इक्वस एसिनस। आगे अपन दोस्तों कंटिन्यू करते हैं 7 नंबर कैमल। कैमल का वैज्ञानिक नामकरण होता है दोस्तों कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। कैमल का वैज्ञानिक नामकरण होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। ये होते हैं दोस्तों वन हेम्पर्ड कैमल। कैमल का वैज्ञानिक नामकरण होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। ये जो कैमल होते हैं वो वन हम्पर्ड कैमल होते हैं, यानी कि एक कुब्बड़ वाले ऊंट होते हैं जो अपने सामान्य तौर पर अपने भारत में पाए जाते हैं। और एक कैमल होता है दोस्तों जिनका वैज्ञानिक नामकरण होता है कैमेलस बैक्टेरियंस। कैमेलस बैक्टेरियंस। ये जो कैमल होते हैं वो होते हैं दोस्तों टू हम्पर्ड कैमल, जो सामान्य तौर अपने भारत में नहीं पाए जाते, सऊदी अरब है उधर पाए जाते हैं। तो इनको याद करने का ये है दोस्तों कि अपने यहाँ वन हम्पर्ड कैमल ही पाए जाते हैं, ड्रोमेडेरियंस ही पाए जाते हैं। और जो बैक्टेरियंस हैं यानी कि बैक्टीरिया मान लो अपने भारत में नहीं पाए जाते तो इनको ये बाहर ही पाए जाते हैं, इसलिए ये टू हम्पर्ड कैमल। और वन हम्पर्ड कैमल का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियंस और टू हम्पर्ड कैमल का नाम होता है कैमेलस बैक्टीरियंस। आगे दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। आगे 8 नंबर पे है पिग।
पिग। इनका वैज्ञानिक नामकरण होता है दोस्तों सस स्पीस। पिग का वैज्ञानिक नामकरण होता है सस स्पीसी। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन डॉग। डॉग का दोस्तों वैज्ञानिक नामकरण होता है कैनिस फैमिलियर्स। वैज्ञानिक नाम क्या होता है डॉग का? कैनिस फैमिलियर्स, यानी कि फैमिली से अटैच होते हैं इनके, इसीलिए इनका जाति का नाम फैमिलियर्स है और वंश का नाम कैनिस है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वैज्ञानिक नामकरण बताए हैं तो वो याद कर लेना दोस्तों एक बार आप। और ये नामकरण में श्योर है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है अगर आप रुचि बनाए रखोगे तो बहुत सब्जेक्ट के 80 नंबर होते हैं, पर सब्जेक्ट के 8 नंबर होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप श्योर 8 क्वेश्चन आएंगे जो एग्ज़ाम में, 8 में से 8 क्वेश्चन सही करके आओगे। अगर मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर करेंगे तो बिल्कुल 8 क्वेश्चन सही होंगे, या फिर इसमें डाटा का बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। इस चक्कर से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, और बहुत इजी तरीका है, आसान सब्जेक्ट है। आप लगातार कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, हम आपको मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक लेते हैं दोस्तों पशुपालन। पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री का सामान्य अर्थ क्या होता है? पशुओं का प्रजनन करवाना, उनकी देखभाल करना और उनसे उत्पादन प्राप्त करना। पशुओं का प्रजनन करवाना, उनकी देखभाल करना और उनसे उत्पादन करना ही पशुपालन कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारी विधियां हैं, प्रजनन है, खान पान है, उनकी देखभाल है, पशुओं को प्रभावी रोग नियंत्रण से बचाना है। पशुओं का वर्गीकरण। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं दोस्तों पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे? उनके जुगाली करने के हिसाब से और स्टोमक पेट के आधार पे पशु कितने प्रकार के होते हैं तो वो अपन पढ़ेंगे। पशुओं का वर्गीकरण अपन किस आधार पर कर रहे हैं? उनके जुगाली करने वाले पशु व दोस्तों पशुओं का वर्गीकरण किस हिसाब से कर रहे हैं? जुगाली करने वाले पशु या पशु के जो पेट होता है, स्टोमच होते हैं, उसके आधार पे पशुओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसके हिसाब से पशुओं को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक नंबर है रूमिनेंट्स, दूसरा है नॉन रूमिनेंट्स, तीसरा है शूडो रूमिनेंट्स। पशुओं को जुगाली करने के और उनके पेट स्टोमक के आधार पर अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स और शूडो रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स के अंदर कौन से जानवर या फिर कौन से पशु आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। रूमिनेंट्स पेट के भाग वे
इसके अंतर्गत वे पशु आते हैं जिनका स्टोमच 4 भागों से मिलकर बना होता है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम। वे पशु जिनका पेट 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम से मिलकर बना होता है, वो पशु रूमिनेंट्स पशुओं में आते हैं। पहला रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम। तो पेट के जो ये 3 भाग हैं वो होते हैं फॉल्स स्टोमच या फोर स्टोमच। और जो अबोमेजम जो पार्ट है ये होता है ट्रू स्टोमच भी इसको कहते हैं। यानी कि रूमिनेंट्स किस पशुओं को कहेंगे? वे पशु जिनमें रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम पाया जाता हो उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। नॉन रूमिनेंट्स किसको कहेंगे? वे पशु जिनमें नॉन रूमिनेंट्स पशु, वे पशु जिनमें सिर्फ अबोमेजम पाया जाता है उनको अपन नॉन रूमिनेंट्स कहेंगे। यानी कि स्टोमच के 4 भागों में से सिर्फ ट्रू स्टोमच या अबोमेजम पाया जाता है, उन्हें नॉन रूमिनेंट्स कहते हैं। तीसरा है स्यूडो रूमिनेंट्स। इनमें स्टोमच का कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता है? स्यूडो रूमिनेंट्स उन पशुओं को कहेंगे जिनमें ओमेजम एब्सेंट हो, यानी कि पेट का कौन सा पार्ट ओमेजम एब्सेंट हो, उनको अपन स्यूडो रूमिनेंट्स कहेंगे। रोमन, रेटिकुलम और अबोमेजम प्रेजेंट हो। और इस जो स्यूडो रूमिनेंट्स है उनमें सिर्फ आते हैं कैमेलाइड फैमिली, यानी कि ऊंट है, लामा है। रूमिनेंट्स में कौन से आएंगे? गाय है, भैंस है, बकरी है, नीलगाय है, वो सिर्फ रूमिनेंट्स में आएंगे। नॉन रूमिनेंट्स में घोड़ा है, सूअर है, कुत्ता है, गधा है, एलिफेंट है, वो आएंगे नॉन रूमिनेंट्स में। और स्यूडो रूमिनेंट्स में आएंगे कैमिलस परिवार के ऊंट और लामा। एक बार उदाहरण नहीं बताए दोस्तों, तो मैं उदाहरण और बताता हूँ। रूमिनेंट्स वे पशु जिनमें रोमन के स्टोमच के 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम। उदाहरण इसके गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है और नीलगाय है। दूसरा है नॉन रूमिनेंट्स वे पशु जिनमें सिर्फ स्टोमक का अबोमेजम पार्ट या ट्रू स्टोमच पाया जाता है, वो आते हैं नॉन रूमिनेंट्स में। घोड़ा है, पिग है, सुअर है, एलिफेंट है। और स्यूडो रूमिनेंट्स वह पशु जिनमें सिर्फ ओमेजम एब्सेंट होता है और रोमन स्टोमच के 3 पार्ट पाए जाते हैं। ओमेजम एब्सेंट और स्टोमच और बाकी पार्ट पाए जाते हैं। इनमें आता है सिर्फ कैमेलाइड फैमिली के पशु आते हैं जिनमें मतलब कैमल है और लामा